नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम देखेंगे मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में कहीं न कहीं बार-बार पूछे ही जाते हैं। इन क्वेश्चनों को एक ट्रिक के माध्यम से लगाएंगे जिसका कुछ ही सेकंड में आंसर आएगा। तो देखिएगा आज का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में क्या पूछा गया है? आज का जो पहला प्रश्न है यह बोडोमास से लिया गया प्रश्न है। तो इसको हल करने करिएगा, एक बार खुद अपने से लगाइएगा इसको। तो देखिएगा इन क्वेश्चनों को कैसे हल किया जाता है। इसके लिए आपको बोडमास का जो नियम यानी जो रूल है वो अच्छी से पता होना चाहिए। बोडमास का जो रूल होता है वह क्या कहता है? बोडमास बोडमास यानी पहले किसको तोड़ा जाता है? ब्रैकेट को तोड़ा जाता है। बोडमास लिखिएगा। बोडमास कहता क्या है? बोडमास जो बोडमास है, बोडमास का नियम कहता क्या है कि बी यानी पहले किसको तोड़ना होता है? ब्रैकेट को। ओ मतलब क्या होता है? फिर का यानी अप यानी का को तोड़ना होता है। डी डी यानी किसको कह रहा है? डिवाइड यानी भाग को तोड़ना होता है। फिर मल्टीपल यानी किसको? गुणा को। फिर एडिशन यानी प्लस। फिर सब्ट्रैक्शन यानी फिर माइनस। यानी क्या जाता है? पहले कोष्टक को तोड़ा जाता है। फिर का अगर लिखा होता है तो उसे तोड़ा जाता है। फिर भागे का चिन्ह हो तो भाग हल की जाती है। फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। बोडमास का नियम यही कहता है। यानी इसी रूल पे क्या होता है? बोडमास के नियम को, बोडमास के जो भी प्रश्न होते हैं उनको हल किया जाता है। लेकिन इनसे भी पहले अगर बार का चिन्ह आता है, किसका चिन्ह? यह जो दिया हुआ है ना, यह बार का चिन्ह। अगर ये जो लाइन बनी हुई है ऊपर, यह किसका चिन्ह है? बार का चिन्ह। अगर सबसे पहले अगर ये मिल जाए तो सबसे पहले इसको हल करते हैं। सबसे पहले किसको हल करते हैं? इस चीज़ को ही हम क्या करते हैं? हल करते हैं। ये भी एक तरह का क्या है? कोष्टक के पार्ट में ही आ जाएगा। बार का चिन्ह दिया जाता है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो पहले हम किस कोष्टक को हल करते हैं? छोटे कोष्टक को। छोटा कोष्टक जब हल हो जाता है तो हम कौन सा कोष्टक हल करते हैं? मझला। जब मझला हल हो जाता है तो कौन हल करते हैं? बड़ा कोष्टक। तो पहले हम हल करेंगे कौन सा कोष्टक? छोटा कोष्टक। अब छोटा कोष्टक में भी पहले किसको हल करेंगे? जो बार का चिन्ह लगा हुआ है, सबसे पहले इसको हल करेंगे। तो चलिए उस चीज़ को अगर आप हल करेंगे तो देखिएगा आएगा कितना। तो 4 और 2, 4 प्लस 2 यानी 2 प्लस 4, इसी के ऊपर बार लगा है ना, तो इसी को हम क्या करेंगे? पहले हल करेंगे। तो इनको अगर हल करेंगे तो 4 प्लस 2 कितना होगा? 6 होगा। कितना होगा? यहाँ पर 6 होगा। और उसके जस्ट बाद क्या लिखा हुआ है? भाग। और क्या है? 12। और हमें भाग ही करनी है। इधर माइनस का क्या लिखा हुआ है? 16। तो अभी तो माइनस करेंगे नहीं, हमें पहले क्या करना होता है? भाग करनी होती है। तो आप जब इसमें अगर भाग लगाएंगे 6 से 12 में तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। और इधर क्या लिखा हुआ है? माइनस पहले से लिखा हुआ। और 16 में से माइनस 2 ले जाएंगे यानी 2 हटाएंगे तो कितना बचेगा? 14 बचेगा। यानी इस पूरे कोष्टक को हल करने पर कितना बचा? 14 बचा। और 14 जस्ट बाहर यानी कोष्टक से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर माइनस लगा, यानी पे क्या है? माइनस है। माइनस के जस्ट बाहर क्या है? 18 है। अब हम आ गए किस कोष्टक में? मझले कोष्टक में। तो मझला कोष्टक पहले हल करेंगे। 18 में से अगर 14 माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे? 18 में से अगर 14 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4 बचेगा। यानी यहाँ तक कोष्टक जब हल कर लेंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। और 4 से यानी जैसे ही कोष्टक के बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है? भाग। तो भाग का चिन्ह लगा दीजिएगा। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 20 लिखा हुआ है। यानी 20 में भाग देनी किससे देनी है? 4 से देनी है। तो भाग दे लीजिएगा। अब हम बड़े कोष्टक में आ रहे हैं इसलिए बड़े कोष्टक को अब हल करेंगे। बड़े कोष्टक में था क्या? 20 भागे और इसका हल किए तो 4 आया था। तो 4 से 20 में भाग करेंगे तो कितना आएगा? 5। अब ये बड़ा कोष्टक भी जो यहाँ से यहाँ तक था वो भी टूट गया। बड़े कोष्टक के जस्ट बाहर निकलते हुए कहाँ यहाँ पे माइनस, तो माइनस लगा दीजिए। और कितना लिखा हुआ है? 43 लिखा हुआ है। तो 43 लिख देंगे। अब 43 में से क्या -5 जब हटाएंगे यानी 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 43 में से -5 करेंगे तो कितना आ गया? 38 आ गया। कितना आ गया? 38 आ जाएगा, जो कि कहाँ? ए वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो हमने किया क्या? सबसे पहले किसको हल किया? छोटे कोष्टक को। और छोटे कोष्टक में भी सबसे पहले किसको हल किया हमने? बार को हल किया। देखिएगा, जैसे सबसे पहले किस कोष्टक को हमने हल किया? छोटे कोष्टक को। और छोटे कोष्टक में यहाँ पर बार लगा था तो सबसे पहले हमने किसको हल किया? बार को हल किया। बार को जब हल किए थे 4 और 2 जोड़े थे तो कितना आया था? 6 आया था। या भागे का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह हमने लिख दिया था। यहाँ पे 12 तो हमने 12 लिख दिया है ना। तो 12 में जब 6 से भाग दिए तो कितना आ गया था? 2 आ गया था। और इधर कितना? -16 पहले से था। तो 16 में से -2 करेंगे तो कितना आएगा? 14। यानी यहाँ तक जब हल कर दिए तो कितना आ गया?
14 आ गया। लेकिन जब इस कोष्टक से बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे माइनस लगा हुआ ना, तो माइनस लगाएंगे, और 18 लिखा तो 18 लिखेंगे। 18 में से -14 करेंगे तो 18 में से 14 हटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। यानी यहाँ तक कोष्टक हल करने पर कितना आया, 4 आया। और उसके जस्ट बाहर भागे का चिन्ह लगा था तो हमने भागे लगा दिया, और 20 है तो 20 लगा दिया। यानी अब भाग करेंगे, बड़े कोष्टक में क्या मिल गया हमें, 20/4। अब 20 में हम क्या करेंगे, 4 से भाग लगाएंगे तो 4 बचे 20। यानी यहाँ तक हल करने पर कितना आ गया, 5 आ गया। अब बाहर निकलेंगे तो माइनस का चिन्ह और कितना लिखा हुआ है, 43। यानी 43 में से -5 करेंगे तो कितना आएगा, 38 आ गया। यानी 38 जो ए वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दशमलव का जोड़ दिया हुआ है ना, और पिछली बार भी दशमलव का जोड़ पूछा गया था। जिसने भी 18-19 का पेपर देखा होगा तो उसमें मैथ में दशमलव का जोड़ पूछा गया, हर शिफ्ट में पूछा गया। तो जहाँ तक उम्मीद है कि इस बार भी पूछा ही जाएगा। तो देखिएगा दशमलव का जोड़ जब भी आएगा तो हम कैसे करेंगे। तो इतना दशमलव का जोड़ करते समय इतना ध्यान रखिएगा, जब भी हम जोड़ेंगे तो दशमलव के नीचे ही दशमलव को लिखा जाता है। एक चीज़ यही नोट करिएगा, जब भी हम जोड़ेंगे तो दशमलव के नीचे ही दशमलव को रखा जाता है। तो जैसे यहाँ पर 235 लिखा, पहले क्या लिखा है, 235 लिखा है, और 235 में तो कोई दशमलव ही नहीं लिखा है, तो दशमलव हम अपने से लगा के यहाँ पे 0 बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब प्लस में कितना लिखा है, 23.5, तो 23 हम यहाँ लिखेंगे और 0.5 यहाँ लिखेंगे। रीजन क्या है कि दशमलव के नीचे ही दशमलव रखना है। इसमें देखिए 2 है तो 2 रखिए, दशमलव यहाँ पर है, कितना लिखिए, 3, 5। दशमलव एक सीध में होना चाहिए, बस ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या है, दशमलव के बाद सारी संख्या, तो दशमलव के बाद सारी संख्या लिखिए, 2, 3, 5। इधर अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो इधर 0 बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, 0 का कोई मतलब नहीं है, 0 बढ़ा सकते हैं। इधर भी खाली है, 0 बढ़ा देंगे, कोई बात नहीं है ना। अब देखिए इसको जोड़ेंगे, दशमलव के बाद क्या है, 0 है, फिर 2 है, फिर क्या है, 3 है। इधर सब कुछ खाली है तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। सिर्फ इसमें करना क्या था, दशमलव के नीचे दशमलव रखना था, हमने रख लिया। तो हमने पहला वाला रखा था 135 रख दिया, फिर हमने दूसरा वाला लिखा 23.5, वो भी हमने रख दिया। तीसरा वाला था 2.35, उसको भी हमने रख दिया। चौथा वाला क्या था, 0.235 था, तो वो भी हमने रख दिया। चौथे वाले में क्या जोड़ना था, 0.023 और 5 जोड़ना था। इन्हीं को जोड़ना, और जोड़ने का ये तरीका है कि दशमलव के नीचे ही दशमलव होना चाहिए। तो जो चीज़ें, जो जगह खाली है उसमें क्या बढ़ा सकते हैं, हम 0 बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद 0 लगाने का कोई मतलब नहीं होता। अब इन्हीं को क्या करिएगा, जोड़ लीजिएगा। जब इनको जोड़ेंगे तो सीधा सीधा जुड़ के क्या आएगा, 5 आएगा। यहाँ पर क्या है, 5 और 3 जोड़ेंगे क्या होगा, 8 होगा। इनको जोड़िएगा, 5, 3, 8, 2, 10, 10 को 0 और हासिल कितने की आएगी, 1 की आएगी। इनको जोड़िएगा, 5, 3, 8, 2, 10 और 1, 11। 11 को क्या होगा, 1 लिखेंगे और 1 हमारे पास क्या आ जाएगी, हासिल आ जाएगी। दशमलव के नीचे ही दशमलव लगा दीजिएगा, दशमलव के नीचे ही क्या लगाएंगे, दशमलव लगा देंगे। 5 में 3 जोड़ेंगे 8 होगा, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 में और 1 हासिल जोड़ देंगे 11 हो जाएगा। 11 को 1 लिखेंगे, फिर 1 हमारे पास क्या आ जाएगी, हासिल आ जाएगी। इसको जोड़िएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे, 3 में 2 को जोड़ेंगे, 3, 2, 5, 1 हासिल कितना होगा, 6 हो जाएगा। और इधर कितना बच गया, 2, और नीचे 0, 0, यानी कितना आ जाएगा, 2 आ गए। यानी 261.1085, यानी बी वाला ऑप्शन जो है एकदम सही हो जाएगा, 261.1085। तो बस दशमलव का जोड़ करते समय हमें ये ध्यान देना है कि दशमलव के नीचे ही दशमलव रख देंगे। कितनी संख्या इधर जा रही है उधर जा रही है उससे कोई मतलब नहीं है, खाली स्थान 0 हम बढ़ा लेंगे, लेकिन दशमलव के नीचे ही दशमलव होना चाहिए। और अगर मान लीजिए हमको नहीं आता और हमारे पास टाइम कम है और इसको जल्दी से करना होता, तब भी हम क्या करते हैं, 2 ऑप्शन को छांट के 2 में हम ऑप्शन को तुक्का लगा सकते थे। 2 ऑप्शन हम कैसे छांट सकते थे, देखिएगा। जैसे सबसे ज़्यादा अंक कितने अंक पे लगा, यानी दशमलव कितने अंक पे लगा है, इसमें 2 अंक पे, इसमें 1 अंक पे, इसमें 3 अंक पे, और लास्ट वाले में कितने अंक पे है, 4 अंक पे लगा है। तो कन्फर्म में जो आंसर भी होगा उसमें भी दशमलव कितने अंक पे होगा, 4 अंक पे होगा। और देखिए इसमें 3 अंक पे ही लगा, मतलब ए वाला ऑप्शन पहले ही हट गया। इसमें भी कितना अंक पे लगा है, 3 अंक पे, तो डी वाला भी हट गया। अगर हमें तुक्का लगाना होता तो ये सी वाला बचा और क्या बचा, डी वाला बचा। वैसे भी हमने जोड़ कर देखा तो डी वाला हमारा, यानी बी वाला हमारा सही था। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा है, इसमें पूछा गया है कि यदि पिज्जा के 4/7 भाग का मूल्य 300 रुपये हो
4/7 भाग का मूल्य कितना है, 300 रुपये हो, तो पिज्ज़ा के 4/5 भाग का मूल्य क्या होगा, यही बताना है। वो कह रहा है कि पिज्ज़ा का अगर 4/7 भाग है तो उसका मूल्य 300 रुपया है। यदि पिज्ज़ा का 4/5 भाग होगा तो उसका मूल्य क्या होगा, यही बताना है। तो यहाँ देखिएगा उसने साफ साफ कहा, जो चीज़ उसने दिया उसको लिखेंगे ना। तो देखिए उसने साफ साफ कहा है कि 4/7 तो लिखिएगा यहाँ पे 4/7। इसका मूल्य उसने कितना दे रखा है, 300 रुपये दे रखा है। कितने दे रखा है, 300 रुपये दे रखा है। हमसे पूछ क्या रहा है, 4/5 का मूल्य पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है, 4/5 का मूल्य पूछ रहा है। तो जब भी ऐसी चीज़ें होती है तो ये 300 जहाँ का है वहीं लिखते हैं, और यह वाली जो चीज़ें हमेशा कहाँ जाती है, बटे में जाती है। बटे का मतलब होता है भाग, यानी इसी रूप में लिखना, भागे 4/7 रखना है। और यह चीज़ हमेशा कहाँ जाती है, गुणे में जाती है। गुणे में कितना होता है, तो गुणे में 4/5 हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई। इसको देखिए ऐसे किए, जैसे अगर हम कहते हैं 2 रुपये में कितनी टॉफ़ी मिलती है, 5 टॉफ़ी मिलती है। तो बताइए 4 रुपये में कितनी टॉफ़ी मिलेगी। 2 रुपये में यदि 5 टॉफ़ी मिलती है तो 4 रुपये में कितनी टॉफ़ी मिलेगी, आपका आंसर आएगा 10। लेकिन 10 वो आता कैसे, देखिएगा यह जो 5 है इसको 5 इसी जगह लिखते हैं, यह 2 कहाँ चला जाता है, बटे में, और यह चीज़ हमेशा कहाँ जाती है, गुणे में जाती है। तो 2 से इसको काटेंगे, 2 दूना 4 और 5 दूना 10, यानी वही सेम चीज़ हमने किया है। इतने का मूल्य उसने दे रखा था और इसका मूल्य हमसे पूछ रहा है, तो यह चीज़ यहीं पर रहती है। जैसे यह 5 इसमें यहीं पे था, तो यह 300 जहाँ का वहीं रहता है। और जो यह आगे वाली चीज़ होती है, जो यह 2 लिखा हुआ है, यह चीज़ कहाँ जाता है, बटे में। बटे का मतलब होता है क्या, भागे। इसके नीचे लिखें या भाग में लिखें, तो इसलिए हमने इसको क्या किया, 4/7 भागे में लिख दिया। और ये जो आगे जिसके बराबर हमें निकालना होता है, 4 के बराबर जिसको निकालना होता है, वो चीज़ हमेशा किस में जाती है, गुणे में जाती है। तो इसको हमने कहाँ कर दिया, गुणे 4/5। तो जिस हिसाब से हमने इसको किया था सेम उसी रूप में हमने इसको किया। अब देखिएगा इसको हल कैसे करेंगे, इसको हल कैसे करेंगे, तो देखिएगा। तो जब भी भागे का चिन्ह हमें बदलना होता है, यानी भाग का चिन्ह जब भी हमें क्या, गुणे में बदलना होता है, तो जब भी भाग का चिन्ह हम गुणा करते हैं तो जो 4/7 हुआ क्या हो जाता है, 7/4 होता है। मतलब चिन्ह बदलने पर अंक क्या होते हैं, ऊपर के नीचे और नीचे के ऊपर हो जाते हैं। यानी अगर 300 है, देखिएगा यदि 300 लिखा है, भागे के चिन्ह का आप क्या करना चाह रहे हैं, गुणा करना चाह रहे हैं, तो जो 4/7 लिखा है ना, तो वह कितना हो जाता है, 7/4 हो जाता है। और गुणे में पहले से कितना था, 4/5। अब देखिए 4 से 4 क्या हो जाएगा, नीचे ऊपर हम क्या करेंगे, काट देंगे। इस 5 से इस 300 को काटेंगे तो 5 छक्का 30, यानी कितना बचा, 60 बचा। और गुणे में कितना बचा, 7 बचा। तो 7 छक 42, कितना होगा, 7 छक 42 और 1 जीरो बढ़ा देंगे। तो यानी 4/5 का जो मूल्य होगा, 4/5 भाग का जो मूल्य होगा वो कितना होगा, 420 रुपये होगा। जो कि देखिए किस वाले ऑप्शन में दिया है, ए वाले ऑप्शन में ही दिया है। कितना होगा, 420 हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है। इस प्रश्न में क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि यदि 7 मकड़ियाँ 7 दिन में 7 जाल बनाते हैं, यदि 7 मकड़ियाँ 7 दिन में 7 जाल बनाते हैं, तो एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बनाएगी, यही बताना है। तो जो क्वेश्चन लिखा सेम वो चीज़ लिखिएगा। मकड़ी कितनी है, 7 मकड़ी है। दिन कितना लगाती हैं, 7 लगाती हैं। और बनाती कितना जाल है, 7 जाल बनाती हैं। तो मकड़ी कितनी है, 7, और जाल कितना बना, 7। तो हम कह सकते हैं कि एक मकड़ी के हिस्से में एक जाल आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, 7 मकड़ी हैं, 7 दिन काम किए हैं, और कितना जाल बना है, 7 जाल बना है। 7 मकड़ी यदि 7 जाल बनाए तो इतना तो कन्फर्म है कि एक मकड़ी कितना जाल बना रही है, 7, यानी एक मकड़ी एक जाल ही बना रही है। 7 दिन में कितना जाल बना रही है, एक मकड़ी एक जाल ही बना रही है। साफ साफ देखिए, 7 मकड़ी थी, 7 दिन लगा था, और कितना जाल बना था, 7 जाल बना था। मतलब एक मकड़ी के हिस्से में कितना जाल आ रहा है, एक जाल आ रहा है। तो लेकिन दिन क्या है, 7 दिन सभी ने काम किया है। 7 मकड़ियाँ कितने कितने दिन रही हैं, 7 दिन रहने पर ही एक एक जाल बना रही हैं। तो यानी ये कन्फर्म हो गया, एक मकड़ी एक जाल बनाने में कितना टाइम लेगी, 7 दिन। और वही चीज़ हमसे पूछ रखा है कि एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बनाएगी, तो एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बनाएगी, 7 दिन में बनाएगी, जो कि सी वाले ऑप्शन में
दिया हुआ। इसको एक और तरीके से कर सकते थे। दूसरा तरीका देखिएगा, दूसरा तरीका जो फार्मूले से किया जाता है MDH से। फार्मूला क्या होता है, टाइम एंड वर्क में आपने पढ़ा होगा। फार्मूला एक होता है MDH और नीचे क्या होता है W1 बराबर M2D2H2 बटे क्या होता है W2। यम क्या होता है आदमी यानी जो काम कर रहा है उसको दिखाता है, डी दिन को दिखाता है, एच घंटे को दिखाता है, W1 पहले काम को दिखाता है, M2 दूसरी बार कितने आदमी उसको दिखाता है, और ये जो D2 है कितना दिन लगा उसको दिखाता है, ये एच दूसरी बार घंटे को दिखाता है, ये दूसरी बार कितना काम हुआ उसको दिखाता है। तो देखिएगा पहली बार मकड़ी कितने थी यानी कितनी काम मकड़ियाँ लगी थी 7 मकड़ियाँ, कितने दिन में 7 दिन में। घंटा तो दिया नहीं तो घंटा नहीं लिखे, कितना काम हुआ था 7 जाल बना था तो 7 लिखिए बराबर है। दूसरी बार कितनी मकड़ी 1 मकड़ी, कितने दिन में बनाएंगे वही तो हमसे पूछ रहे तो इसको डी रहने दीजिए। और कितना जाल बनाना है 1 जाल, तो नीचे कितना वर्क है इस बार 1। तो देखिए 7 से 7 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो दिन डी बराबर बचा क्या यानी दिन बराबर बचा क्या 7, तब भी हमारा आंसर क्या बचा 7, यानी सी वाला ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या पूछा, इसमें पूछा है कि 16,641 का वर्गमूल क्या होगा। 16,641 का वर्गमूल क्या होगा यही बताना है। तो देखिएगा एक वर्ग होता है और एक क्या होता है वर्गमूल होता है। जैसे 2 का वर्ग क्या होता है 4 होता है और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है। जैसे 3 का वर्ग क्या होता है 9 और 9 का वर्गमूल क्या होता है 3। 4 का वर्ग क्या होता है 16 और 16 का वर्गमूल क्या होता है 4। यानी वर्गमूल में हमें ये संख्या देखनी होती है कि वह किन संख्याओं के गुणा करने पर यानी किन संख्याओं का वर्ग है। वर्गमूल में वर्ग यानी उस संख्या को 2 बार गुणा करना होता है। जैसे हम कहते हैं 5 का वर्ग निकालिए, 5 का वर्ग निकालिए तो 5 का वर्ग कितना होगा 25। लेकिन अभी पूछ दें कि 25 का वर्गमूल क्या होगा तो हमें यही देखना होता है कि ये 25 किन 2 संख्याओं से बना है यानी किसका वर्ग है। यानी वर्गमूल में हमें छोटी संख्या ज्ञात करनी होती है, तो बड़ी संख्या हमें छोटी संख्या ऑप्शन दिया। कन्फर्म इसका क्या पता करना है वर्गमूल पता करना, हमें यही पता करना है कि यह किसका वर्ग है, यह किसका वर्ग है यानी किन संख्याओं का यह वर्ग है, यही चीज़ हमें बताना है। तो देखिएगा इसका एक सिंपल सा तरीका है, उसी तरीके से हम इसको क्या करेंगे लगाएंगे। तो देखिएगा लिखा क्या उसको लिखिएगा, लिखा है 16,641 लिखा हुआ है। और देखिए लास्ट वाले अंक को देखिएगा, लास्ट में क्या है 1 है। तो आप खुद बताइएगा 1 किन संख्याओं के वर्ग में आता है। 1 या तो हो सकता है 1 के वर्ग में आए, 2 में तो कितना आता है 4 आता है, 3 में कितना आता है 9, 4 में कितना आता है 16, 7 में कितना आता है 49, यानी लास्ट में 9 6 यहाँ पे 9 यहाँ पे 4 यहाँ पर 1, 8 में कितना आता है 64, 8 में कितना आता है 64 यानी 4 मिलेगा, 9 में आता है 81 यानी 1। यानी जो हमें 1 मिलेगा किसकी वजह से मिलेगा, या तो 9 की वजह से मिलेगा या तो किसकी वजह से मिलेगा 1 की वजह से मिलेगा। तो मतलब या तो यहाँ पर किसका लास्ट में क्या होगा 1 होगा या तो 9 होगा, और उसने सभी संख्याओं में क्या दिया है 9 और 1 यही दे रखा, तो मतलब इससे तुम नहीं छाट पाएंगे। अब देखिए जब हम इसको पता कर लेंगे तो ये 2 अंक छोड़ देंगे, 2 अंक हम क्या करेंगे छोड़ देंगे। अब ये जो 3 अंक है ना इसको चेक करेंगे किस संख्या के वर्ग के आसपास है, किस संख्या के वर्ग के आसपास है। जैसे देखिए 11, 11 का कितना होता है 121, 12 का कितना होता है 144 और 13 का कितना होता है 169, 13 का कितना होता है 169। अब देखिए ये था कितना 166 था और 13 का करने पर कितना हो जा रहा है 169। उससे ज़्यादा नहीं जाना, उसके आसपास यानी उससे कम ही तो रहना लेकिन उससे ज़्यादा नहीं जाना। तो 13 का करने पर कितना हो रहा है 169 और हमें चाहिए कितना 166, यानी हम 12 तक ही रुक जाएंगे। मतलब यह 166 किसकी वजह से आया है 12 की वजह से आया है। तो जिस वाले ऑप्शन में शुरुआत में 12, तो 12 इसमें भी और 12 इसमें भी है, ए वाला और डी वाला तो हट गए। तो यानी ये किसका वर्ग है या तो 121 का होगा या तो किसका होगा 129 का होगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिएगा 41 कितना है 41 है, और देखिएगा इनके बीच में क्या आएगा 22 23 24 25 26 27 28 फिर 29, तो बीच में 25 आएगा ना, तो 25 25 यानी 5 की वजह से क्या बनता है
25 बनता और ये संख्या 25 को पार करके कहाँ चली गई है 41 में, यानी ये 25 के बाद वाला ही होगा। तो 121 के बाद 25, 25 के बाद कौन सी संख्या आएगी 129, यानी किसका वर्ग है 129 का वर्ग है, यानी सी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या पूछा है। इसमें पूछा गया है, एक छूट से पूछा गया है, परसेंटेज का लाभ आने का क्वेश्चन है। देखिएगा इसको कैसे हल करेंगे। इसमें पूछा है कि एक विक्रेता ने 900 रुपये में एक वस्तु खरीदी। कितने में खरीदी 900 रुपये में खरीदी, और सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है, मतलब एक अंकित मूल्य निर्धारित करता है, उसी को कह रहा है सूची मूल्य निर्धारित करता है। और इस पर क्या करता है 10% की छूट देता है, 10% की क्या करता है छूट देता है। उसके बाद भी उसको क्या होता है 20% का लाभ हो जाता है, उसके बाद भी उसको क्या होता है 20% का लाभ हो। तो सूची मूल्य क्या है यही बताना है। एक चीज़ समझिएगा, यह अगर 900 की चीज़ वह 900 में ही बेच देता तो उसको लाभ हानि कुछ होता, कुछ नहीं होता। यानी हम मान लेते हैं कि उसकी जो वस्तु थी वह 900 की थी, और दिया भी है कि वस्तु कितने की थी 900 की थी। यानी अगर हम 900 की चीज़ 900 में ही बेचते तो न लाभ होता न हानि होती। यानी उसको 20% का लाभ हुआ, तो कन्फर्म उसने 900 की चीज़ क्या है ज़्यादा में बेची। अब कितने ज़्यादा में बेची उसी को देखना है। तो 900 पे कितने का लाभ हुआ है 20% का। जब लाभ होता है तो हम 100 में जोड़ कर लिखते हैं, जब हानि होती है तो 100 में घटा के लिखते हैं। जब हमें लाभ होता है तो हम क्या करते हैं 100 में जोड़ कर लिखते हैं, और जब हानि होती है तो 100 में घटा के लिखते हैं। यहाँ पर उसने साफ साफ कहा 20% का लाभ होता है, तो 100% में 20 ऐड करेंगे तो यानी कितने में बेचा है 120% में बेचा है। यानी 900 की जो चीज़ थी उसको कितने में बेचा है 120 में बेचा है। गुणे क्या कर ले बटे क्या कर लेना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 9 108 और 1 जीरो इसका बढ़ा देना। यानी वस्तु कितने में बिकी है 1080 में बिकी है। वस्तु कितने में बिकी है 1080 में बिकी है। लेकिन हमसे विक्रय मूल्य नहीं पूछा। अगर विक्रय मूल्य पूछता तो विक्रय मूल्य कितना हो जाता 1080। उसने विक्रय मूल्य नहीं पूछा, उसने क्या पूछा है इस अंकित मूल्य को पूछा। किसको पूछा है अंकित मूल्य। और अंकित मूल्य पर उसने कितने की छूट दी थी 10% की छूट दी थी, तभी हम क्या थे इसको खरीदे थे। कितने में खरीदे थे 120 में। यानी 120 की वैल्यू तो पता चल गई, 120 की वैल्यू कितना पता चल गई 1080। लेकिन वैल्यू कितने की चाहिए यहाँ पे जो 10% की छूट है। एक चीज़ नोट करिएगा, जब भी हम आगे जाते हैं, जब भी हम कहाँ जाते हैं आगे जाते हैं तो 100 हमेशा कहाँ रखा जाता है नीचे रखा जाता है। 100 हमेशा कहाँ रखा जाता है नीचे रखा जाता है। अब हमें यहाँ से यहाँ जाना मतलब पीछे आना, और जब भी हम पीछे आते हैं तो 100 को कहाँ रखा जाता है ऊपर रखा जाता है। तो 1080 तो लिखिएगा, लेकिन 100 कहाँ लिखिएगा ऊपर रखिएगा। बटे में क्या आएगा छूट कितने की है 10% की। जब 10% की छूट देगा मतलब इसको कितने में बेचा है 90% में बेचा है। कितने में बेचा है 90% में बेचा है। अब इस चीज़ को हम यहीं पर काट लेंगे, जैसे 0 से 0 काटिए, 9 से काटेंगे इसको तो 9 एकम 9 होगा, एक हासिल जाएगी 18, 9 दूना 18। हमारे पास बचा क्या 12 गुणे 100, यानी जो अंकित मूल्य था वह कितना था 1200 रुपये था। कितना था 1200 रुपये था, जो कि सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है। इसमें पूछा है कि तीन संख्याएं 1, 2 और 3 के अनुपात में है। जो तीन संख्याएं किस अनुपात में है 1, 2 और 3 के अनुपात में है, और उनके घनों का योग। एक तीन संख्याएं हैं, 1 है 2 है और 3 के अनुपात में है, और उनके घनों का योग 4500 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है यही बताना है। यानी जिनके घनों का योग कितना है 4500 है, तो सबसे छोटी संख्या हमें बताने की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो जो अनुपात दिया हुआ है उस अनुपात को पहले हम लिखेंगे ना। तो अनुपात कितना दिया हुआ है 1:2:3 दिया हुआ। कितना दिया हुआ है 3 का अनुपात दिया हुआ है, और इनका योग इनके घनों का योग कितना दिया है 45। एक बार हम भी घन का योग करते हैं। जब आप 1 का घन करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, 2 का घन करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, 3 का घन करेंगे तो कितना आएगा 27 आएगा। कितना आएगा 27 आएगा। तो हम इनको ऐड करेंगे, इनको क्या करेंगे हम
ऐड करेंगे तो देखते हैं हमारे हिसाब से कितना आता है। 27 से एक 28, 28 और 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 36 होगा। कितना होगा? 36 होगा। तो हमारे हिसाब से तो कितना आ रहा है? 36 आ रहा है। लेकिन उसने कितना बता रखा है? 4500 बता रखा है। कितना बता रखा है? 4500। अरे हमने भी क्या किया, इसका घन किया। एक का घन किए तो एक आया, दो का घन किए तो 8 आया, तीन का घन किए तो कितना आया? 27 आया। और हमने अपना घन जोड़ा तो हमारे हिसाब से कितना आ रहा है? 36 आ रहा है। और लेकिन उसने कितना दिया है? 4500 दिया। तो अब ये चेक करेंगे कि उसने कितना गुना ज़्यादा बताया है। कितना गुना ज़्यादा बताया, इस चीज़ को चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा? भाग करना होगा। तो भाग करने के लिए इसको पहले एक काम करिएगा, इसको और छोटा कर लेते हैं। इसको काटिएगा, कितना होगा? 9 से काटिएगा, 9 चौके 36 और ये कितना होगा? 9 पचे 45, यानी 4 से 5 में भाग दे दीजिए तब भी आंसर आएगा। 4 से किस में भाग दीजिए? 500 में भाग करिए। जब 4 से आप 500 में भाग करेंगे तो देखिएगा कितना आएगा। तो काटिएगा, 4 एकम 4, एक हासिल आएगी, जीरो बढ़ा देना। फिर 4 दूना कितना होगा? 8 होगा। फिर 2 हासिल आएगी, एक जीरो बढ़ा दीजिए। 4 पच्चे 20, यानी कितना गुना ज़्यादा बता रखा उसने? 125 गुना ज़्यादा बता रखा। अब देखेंगे कि ये 125 किसका घन है? 125 किसका घन है? क्योंकि सभी हमने क्या देखा था? घन घन देखा था। और इसका अंतर भी कितना आ रहा है, यानी गुना भी कितना आ रहा है? 125। 125 नहीं रखेंगे, 125 किसका घन है ये देखेंगे। 125 किसका घन होता है? 5 का घन होता है। यानी उसने 5 गुना, यानी घन में कितना गुना बता रखा है? 5 गुना। तो हमारी संख्याएं भी क्या हो जाएंगी? 5-5 गुना बढ़ जाएंगी। तो उसने कौन सी संख्या पूछा है? छोटी संख्या। छोटी संख्या मतलब छोटा अनुपात। छोटी संख्या मतलब छोटा अनुपात। एक में आप 5 से गुणा कर देंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। कितना आएगा? 5। दूसरी संख्या पूछता तो कितना होता? 10। तीसरी संख्या पूछता तो कितना होता? 15। तो ऐसे हमसे पूछा क्या था? छोटी संख्या। 5 से 1 में गुणा कर देंगे तो 5 आ गया, यानी बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ये चीज़ जो 36 से 45 में भाग की होते हैं ना, 36 से 4500 में भाग की होते तब भी 125 आया होता। इस चीज़ को भाग बड़ी ना हो इसलिए थोड़ा सा छोटा कर दिए, तो 9 चौके 36 हो गया था, 9 पचे 45। 4 से भी अगर 500 में भाग करें तब भी 125 ही आ गया। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा है? इसमें पूछा है कि वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक यक्ष क्या होगा जिसके लिए रूट में 130 प्लस यक्स एक पूर्णांक है। यानी वो कह रहा है कि रूट में जो 130 प्लस यक्स लिखा है तो यक्स की जगह ऐसी कौन सी संख्या रख दें कि यह एक पूर्ण संख्या बन जाए, एक पूर्णांक संख्या बन जाए। पूर्णांक संख्या क्या होती है? जैसे हमने 4 लिख दिया या 5 लिख दिया या 6 लिख दिया, यह क्या अपने आप में एक होता है? पूर्ण अंक होता है। ये क्या होते हैं? पूर्ण अंक होते हैं। इसी को वह पूर्णांक कह रहा है। यदि ये चीज़ हम ऐसे लिख दें तो यह एक पूर्ण अंक नहीं, यह क्या? आधा अंक है। अगर इसी को हम रूट में लिख दें ऐसे तो यह भी क्या है? पूर्ण अंक नहीं, क्योंकि इसका मान जब निकालेंगे तो दशमलव में जाएगा। तो पूर्ण अंक यानी एक शुद्ध अंक ही क्या कहलाता है? पूर्ण अंक कहलाता है। तो इसमें क्या जोड़ दें कि यह एक शुद्ध अंक बन जाए? क्या बन जाए? एक शुद्ध अंक बन जाए, वही चीज़ हमें जोड़ना है। तो देखिएगा क्या जोड़ेंगे। जैसे पहला ऑप्शन 10 है, अगर 10 उठाएंगे तो कितना बनेगा? यहाँ पर 140 होगा, और 140 किसी का वर्ग नहीं होता। 11 करेंगे 141 होगा, वो भी किसी का नहीं होगा। 13 जोड़ेंगे कितना होगा? 143 हो जाएगा। 143 भी नहीं। लेकिन अगर अब 14 जोड़ेंगे तो रूट में कितना हो जाएगा? 30 पहले से था, 14 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 144। और 144 का रूट में 144 का मान होता क्या है? 12, यानी बाहर एक ठो अंक निकल गया क्या? 12। यही क्या है? पूर्णांक है। यानी कितना जोड़ने पर? इस 14 को सिर्फ जोड़ देने पर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 14 जोड़ने पर, यानी डी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। यानी यक्स का जो मान है वो कितना है? 14 हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा? इसमें भिन्नों का ल सब पूछा है। भिन्नों का क्या पूछा है? ल सब पूछा है। तो भिन्नों का जब भी ल सब पूछे, भिन्नों का जब भी हमसे क्या पूछे? ल सब पूछेगा तो हम क्या करेंगे? ऊपर वाली संख्याओं का हमें क्या निकालना होता है? लस। और जितनी भी नीचे वाली संख्याएं होती हैं इनका क्या निकाल दिया जाता है? मस। यानी आप ऊपर वाली संख्याओं का क्या निकाल दीजिएगा? लस, और नीचे वाली संख्याओं का क्या निकाल दीजिएगा? मस। और जैसे ही लस और मस यानी फिर बटे में चीज़ें आएंगी। ऊपर कुछ निकालेंगे तो ऊपर क्या आएगा? लस आएगा। फिर बटे में इसका जब मस निकालेंगे तो नीचे क्या आएगा? मस आएगा। तो लस में मस से भाग कर देंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा? 36 सही 9/11 हो जाएगा। तो लस मस आप खुद से निकाल लीजिएगा। लस किसका निकालिएगा? फार्मूला आप लिख लीजिएगा। ऊपर का क्या निकालते हैं? लस, और नीचे वाली संख्याओं का क्या निकालते हैं?
म से, यानी 11, 33, 77 का आप क्या निकाल लीजिएगा लस, और 20, 50, 60 का क्या निकाल लीजिएगा म से। देखिएगा कैसे निकालते हैं, निकाल ही देते हैं। जैसे किसका किसका निकालना है, 11, 33 और 77, किसका निकालना है 11, 33 और 77 का क्या निकालना है लसा निकालना है, क्योंकि ऊपर वाली संख्याओं का हमें लसा निकालना होता है। इसको काटिएगा, किससे कटेंगे, जैसे 11 से ही काटते हैं, तो 11 एकम 11, 11 3 33 और 11 सत्ते 77। अब ये 3 से कटेगा और यह किससे कटेगा 7 से, यानी हमारे पास बच्चा क्या है 11 गुड़े 3 गुड़े 7, तो 7 तिरिक 21 गुड़े 11, 21 गुड़े 11 करेंगे तो देखिए कितना आएगा 11 एकम 11 को 1 हासिल, एक की 11 दूना 22, 22 एक 23, यानी कितना लसा आ गया 231। और जब हम म से निकालेंगे तो म से वह संख्या बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को काट देती है। तो जब इनका म से निकालेंगे तो कन्फर्म में 10 आएगा। 10 ऐसी संख्या जो 20 को भी काट देगी, 50 को भी काट देगी और किसको काट देगी 60 को काट देगी। मतलब इसमें अगर हम 10 से भाग दे दें, किससे भाग दे दें 10 से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जहाँ तक 23 से ही 1/10 आ जाएगा ना, एक बार कर लीजिएगा। 231 में आप किससे भाग कर लीजिएगा 10 से भाग करिएगा, जो भी आंसर होगा हमारा निकल के आ जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या पूछा है, इसमें पूछा है यदि कोई वस्तु 390 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। किसी वस्तु को कितने में बेचने पर 390 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है, तो उसकी लागत क्या है यही बताना है। एक बात समझिएगा, यदि वह 390 की चीज़ 390 में ही बेच दिया होता है, यदि वह 390 की चीज़ 390 में ही बेच दिया होता तो उसको न लाभ होता न हानि होती, लेकिन उसको 20% का लाभ हुआ है। मतलब जो चीज़ 100% की होती है, अगर 100% की चीज़ हम 100% में ही बेच दें तो न हमें लाभ होगा न तो हानि होगी। हमें लाभ कब होगा, जब हम 100 रुपये की चीज़ ज़्यादा में बेचेंगे, तो यानी उसको 20% का लाभ हुआ। तो उसने बेचा कितने में है 120 में बेचा, ये तो कन्फर्म उसने कितने परसेंट में बेचा है 120% में बेचा है। तो 390 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को क्या होता है 20% का लाभ होता है, तो उसकी लागत, तो यानी उसने कन्फर्म कर दिया कि उसने कितने में बेचा है 120% में। और 120% ये कब हो रहा है, जब वो 390 में बेच रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 120% की वैल्यू कितनी है 390, 120% की वैल्यू कितनी है 390। लेकिन हमको 120 थोड़ी चाहिए, हमको लागत मूल्य चाहिए। उसका लागत मूल्य शुरुआत में जो भी रहा होगा वो अपने आप में क्या रहा होगा 100% रहा होगा। मतलब हमको 120% नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए 100% की वैल्यू चाहिए। जब 100% की वैल्यू निकालेंगे तो ये 390 जहाँ का है वहीं लिख देंगे, 390 जहाँ का है वहीं लिख देंगे, और बटा क्या कर देंगे 120 और गुणे क्या कर देंगे 100 कर देंगे। इस चीज़ को आप हल करेंगे, हमारा आंसर निकल के आएगा। तो देखिएगा इनको हल करते हैं। जब इनको अब हल करेंगे तो 0 से 0 को क्या करिएगा काट दीजिएगा। तो बचा क्या हमारे पास 3900, कितना बच गया 3900 बटे क्या बच गया 12। इसको अभी और काट सकते थे, जैसे 4 से काटिए कितना होगा 4 3 12, इसको काटिए कितना होगा 25 चौके 100। 3 से इसको काटिए 3 एकम 3 और 3 तिरिके 9, यानी कितना आया 13 गुणे 25, 13 गुणे 25 करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो 25 तिया 75, 75 को 5 लिखेंगे हासिल 7 की, 25 एकम 25 और 25 7 कितना होता है 32 होता है। कितना होता है 32, यानी वो वस्तु थी कितने की 325 रुपये की थी। कितने की थी वो वस्तु 325 रुपये की थी। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि 84 को 2 और 1 के अनुपात में विभाजित किया गया, तो दोनों भागों में से बड़ा भाग क्या है यही बताना है। 84 यानी मीटर की या कोई भी वस्तु रही होगी 84 मीटर लंबी, उसको किस में बांटा है 2 और 3 के अनुपात में बांटा है। यानी 84 कोई वस्तु थी, उसको 2 और 1 के अनुपात में बांटा है, 2 और 1 के अनुपात में बांटा है। तो कह रहा है दोनों भागों में से बड़ा भाग कौन सा होगा, तो जो बड़ा अनुपात होता है वही बड़ा भाग होगा, छोटा अनुपात छोटा भाग होता है। मतलब 2 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो टोटल भाग कितने का था 84 का था। कितने का था 84 का था, और इसे किस रूप में तोड़ा है 2 और 1 के रूप में तोड़ा, 2 और
1 के रूप में। 2 और 1 को जोड़ेंगे तो होगा कितना? 2 और 1 को जोड़ने पर कितना होता है? 3 होता है। हमारे हिसाब से अगर अनुपात को जोड़ा तो 3 आया, लेकिन उसने कितना दिया है? 84 दिया। अब देखेंगे कि वह कितना गुना ज़्यादा दिया है, कितना गुना ज़्यादा दिया, तो इसमें भाग लगाएंगे। 3 से अब 84 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 3 भागे 84, तो भाग करिएगा 3 दूना 6 हो जाएगा। घटाइएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, तो 3 वाटे 24, यानी उसने कितना गुना ज़्यादा बता रखा है? 28 गुना ज़्यादा बता रखा है। तो हमारी संख्याएं भी क्या हो जाएंगी? 28 गुना ज़्यादा हो जाएंगी। तो इसका भी अब 28 गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। लेकिन ये छोटा संख्या यानी छोटा भाग हमें बताना नहीं, बड़ा भाग बताना, मतलब इसका भी कितना कर देंगे? 28 गुना कर देंगे। 28 दूना होता कितना है? 56 होता है। 28 दूना कितना होता है? 56 होता है, जो कि बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ। तो उसने बड़ा भाग पूछा था इसलिए बड़ा अनुपात किया। हमने अनुपात जोड़ा था तो 3 आया था, लेकिन उसने जोड़कर कितना बताया था? 84। अब देखेंगे उसने कितना गुना ज़्यादा बता रखा, तो उसने कितना गुना ज़्यादा बता रखा है? 28 गुना ज़्यादा बता रखा है। तो हमारी भी संख्याएं जो होंगी कितना गुना बढ़ जाएंगी? 28 गुना बढ़ जाएंगे। 28 गुना बढ़ाने पर तो 28 गुना कितना हो गया? 56 हो गया। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा है? इसमें पूछा गया है कि एक बाल्टी तनुकृत अम्ल से, एक बाल्टी तनुकृत अम्ल से पूरी तरह से भरी है। यानी एक जो बाल्टी है वह अम्ल और पानी से, यानी अम्ल के साथ पानी मिला हुआ उसके साथ तनुकृत है ना, भरी हुई है, जिसमें पानी कितना है? 41% है। यदि शुद्ध अम्ल की मात्रा 17.7 लीटर है तो बाल्टी की क्षमता लीटर में कितनी होगी? यही बताना है। तो बाल्टी की जो भी क्षमता होगी अपने आप में क्या होगी? 100% होगी। हर चीज़ अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। और उसने साफ साफ बताया कि इस 100% में 41% क्या है? पानी है। 41% इसमें क्या है? पानी है। तो खुद बताइए 100% में दूसरा क्या बच गया? तो यानी हम कह सकते हैं कि इसमें 59% क्या है? अम्ल है। यानी हम कह सकते हैं जब 41% पानी हो गया तो 59% इसमें क्या होगा? अम्ल होगा। और उसने शुद्ध अम्ल की मात्रा बता भी दी है। उसने शुद्ध अम्ल की मात्रा बता भी दी। हमने परसेंट में कितना निकाला? 59%, लेकिन उसने शुद्ध अम्ल की मात्रा कितने बता दिया है? 17.7। तो हम कह सकते हैं 59% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 17.7 के बराबर है। लेकिन ये 59% की वैल्यू है, लेकिन हमको चाहिए क्या? 100% की वैल्यू, क्योंकि वो बाल्टी की क्षमता पूछ रहा है, यानी 100% पूछना चाह रहा है। तो 59% बराबर इतना, तो हम निकाल देंगे 100% बराबर कितना। तो ये जो चीज़ें 17.7 है जहाँ का वहीं लिखा जाता है, 17 दशमलव जहाँ का है वहीं लिखा जाता है। बटे में क्या ये चीज़ कहाँ जाती है? बटे में आ जाती है। और क्या आ जाता है? गुणे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। गुणे में कितना आ जाएगा? 100। यहाँ से एक दशमलव हटाइए, यहाँ पर जीरो बढ़ाइए। इस जीरो से इस जीरो को क्या करेंगे? हम काट देंगे। अब देखिएगा जो जो चीज़ें कटेंगे उनको क्या करेंगे? हम यहीं पर काट लेंगे, है ना। तो 59 से अगर आप 177 को काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा। 177 को अगर आप 59 से काटेंगे तो ये 3 बार में पूरा पूरा कट जाता है। काटिएगा, अगर इससे 59 से आप 177 को काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा। जब ये 3 बार में कट जाएगा और 10 पहले से, तो कितना हो जाएगा? 30, है ना। यानी जो बाल्टी की क्षमता थी वह कितना थी? 30 लीटर की थी। तो आज के यही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आशा करेंगे कि सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ये क्वेश्चन और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।